तो आज का ये टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में आज हम ये सही रहेगा या फिर ये ज़्यादा सही है? ये ज़्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो आज के ये टॉपिक में ये टॉपिक जो है ये पहला चैप्टर है, जीव वर्गीकरण, आवश्यकता और विकास। पहला चैप्टर है आंसर टू एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 द एक्सिस लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड जो है इसका पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है? तो पहला डायग्राम, पहला चैप्टर क्वेश्चन है और इसका आंसर है, द अर्थ कंटेन मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अर्थ पर बहुत सारे मिलियंस ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पाए जाते हैं। एंड वी मे नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव नियर अस बाय देयर नेटिव नेम्स। हम जिन्हें को जानते हैं नेटिव नेम से जानते हैं उनको, किनको? प्लांट्स और एनिमल्स को, जो हमारे आसपास रहते हैं। हमारे आसपास जो भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनको हम उनके नेटिव नाम से जानते हैं। ठीक है। द लोकल द लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन अ कंट्री। तो जो लोकल नेम्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदल जाते हैं, वेरी करते हैं। और विद इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही केवल, कंट्री के बाहर दूसरे देश में जाएंगे तब तो नाम बदलेंगे। एक कंट्री में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तब वहां पर भी नाम चेंज हो जाते हैं, एक ही चीज के, एक ही प्लांट के, एक ही एनिमल्स के। दिस लीड टू कंफ्यूजन। अब इससे क्या होता है? कंफ्यूजन पैदा होता है। आइडेंटिफाई एंड स्टडिंग स्पेसिफिक स्पीसीज। कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है उसके बारे में स्टडी करना और उसके बारे में आइडेंटिफाई करना में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। देयर फोर, इसलिए इट मस्ट बी कार्ड बाई अ कॉमन नेम थ्रू आउट द वर्ड। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि किसी भी एनिमल का एक कॉमन नेम रखा जाए जो पूरे वर्ल्ड में मान्यता हो, जिसकी पूरे वर्ल्ड में मान्यता हो। हर एक एनिमल और प्लांट का एक एक कॉमन नेम रखा जाए जो पूरे वर्ल्ड में उसी को ही माना जाए, केवल वर्ड। टू स्टैंडर्डाइज द नोमेनक्लेचर, और जो उसके नोमेनक्लेचर को स्टैंडर्डाइज करे, व्याख्या करे, उसकी नोमेनक्लेचर की व्याख्या करे। और स्टडी ऑफ द और ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में और उसके नोमेनक्लेचर में, उसके नामांतरण में, नोमेनक्लेचर में वो सहायता कर सके। तो ऐसा कॉमन नेम हर एनिमल और प्लांट का होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। एक ही ऐसा एक एनिमल का एक ही नाम होना चाहिए। टू अचीव दिस द ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एंड कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू दियर रूल्स। ठीक है, तो उनके नियम होते हैं कुछ, उन नियमों के अनुसार उनके नाम रखे जाते हैं। वाई आर द क्लासिफिकेशन स्टडी क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड डे? देन, कब ये बार बार ये क्लासिफिकेशन जो है वो बार बार चेंजिंग होता रहता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके बारे में क्यों होता है चेंज? तो साइंटिफिक स्टडी इज एवर अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो साइंटिफिक स्टडी जो होती है वो हमेशा प्रोग्रेस में वर्क करती रहती है। न्यू स्पीसीज एंड ऑर्गेनिम्स आर ऑफन एडिड, और नए नए जो एनिमल्स और ऑर्गेनिम्स हैं या स्पीसीज हैं वो एडिट किए जाते रहते हैं। द इनिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन फोकस ओनली ऑन द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिम्स की। जो प्रारंभिक में जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो केवल एनिमल और प्लांट के हैबिटेट पर आधारित था। हैबिट्स और हैबिटेट को देखकर ही क्लासिफिकेशन हुआ करता था। लेकिन ग्रेजुअली द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बिकम्स अ टूल ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होता है वो एक टूल तरीका होता है, क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता था। आफ्टर दिस द मार्फोलॉजी एंड द एम्ब्रियोलॉजी आर टेकन इनटू अकाउंट। इसके बाद क्या हुआ कि मार्फोलॉजी के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो ठीक है, तो फॉलोड बाय द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फॉलोड बाय द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या है? एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड होता है। द साइटो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड द साइटोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म की साइटोलॉजी, जो ऑर्गेनिज्म की साइटोलॉजी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के को का अनुसरण करते हैं। Modern days uses
बायोकेमिकल टेक्निक्स, आजकल क्या है, बायोकेमिकल टेक्निक्स का यूज हो रहा है टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट। उनके न्यूक्लिक एसिड और उसके न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स के आधार पर जो क्लासिफाई किया जाता है, तो वो टेक्निक करनी है, बायोकेमिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है। अब इन चीजों का सारांश हम कैसे समझ सकते हैं कि जीव वर्गीकरण में बदलते आयाम। तो जीव वर्गीकरण में जो बदलते हुए आयाम है, वो हमें कैसे आयाम दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से हम उनको वर्गीकरण में बदलाव आ रहा है। तो कैसा आता है देखिए। तो इसमें क्या होता है कि बदलते आयाम, इसमें क्या होता है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ये हमें पढ़ना होता है। जीवों का बढ़ती का आयाम है, मतलब जीवों का वर्गीकरण क्यों बदला जा रहा है, तो उसके आधार पर हम किसके आधार पर रहता है, जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ये देखना होता है। और वर्गीकरण प्रणालियों क्यों बदल रही हैं, तो इन चीजें, दोनों चीजों को देखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है। देख रहा है ये, जीव वर्गीकरण में बदलते आयाम जो हैं वो दो प्रकार से हमें दो बातों को बताते हैं, दो बातों को पर हमें गौर देने को सिखाते हैं कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है और जीव वर्गीकरण प्रणाली क्यों बदलती जा रही हैं। तो ये यही दोनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो जीवों वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो वर्गीकरण प्रणालियां क्यों बदलती रही रहती हैं, क्यों बार बार बदलती रहती हैं, इसका इसका क्या कारण है। तो पहले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए, जीवों का विघटन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में देखिए। तो इसमें क्या है कि लाखों जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उनका सबका नाम लेना, सबका विघटन करना अलग अलग कोई संभव संभव नहीं है। स्थानीय नामों में भिन्नता होती है, मतलब एक ही देश के जो स्थानीय नाम होते हैं, एक थोड़े कुछ स्थान पर जाएंगे, स्थान चेंज कर देंगे तो उनके नाम बदल जाते हैं। तो इसमें भ्रमता आ जाती है, इनमें कन्फ्यूजन आ जाता है। तो भ्रम से बचने के लिए, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, उनका वर्गीकरण और उनकी स्टडी आसान बनाने के लिए, इस भ्रम से बचने के लिए हमें नामकरण करना जरूरी है। नामकरण का मतलब है एक निश्चित नामकरण करना प्रत्येक एनिमल और प्लांट का जरूरी होता है, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उसको पहचाने और कोई किसी तरह का भ्रम से हम बच सकें। अध्ययन में सुगमता आ जाए। नामांकन होना चाहिए, जिससे कि उनके अध्ययन में, स्टडी में, स्पेसिफिक स्पीशीज की स्टडी में और उनके आइडेंटिफिकेशन में सुगमता हो जानी चाहिए। तो इन सब के कारण ही हमें जीवों का वर्गीकरण करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन में चेंजेस क्यों आते हैं, बदलती क्यों रहती हैं बार बार, तो इसके बारे में देख सकते हैं कि इसमें जो हमें देखना पड़ता है कि वैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है। हमें जब वैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है, इसका मतलब क्या है, समय के साथ साथ आने पर हमें नए 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 चेंजेस देखने को तो मिलेंगे ही। और चेंजेस होंगे तभी हम नए नए नियमों को बना पाएंगे और आसानी स्टडी को और आइडेंटिफिकेशन को आसान बना सकते हैं। नई प्रजातियों की खोज, और नई प्रजातियों की जो खोज हो रही है उस कारण भी, नई नई प्रजातियों की खोज हो रही है, जिस कारण हमें नई नई प्रजातियों को वर्गीकरण में शामिल करना पड़ रहा है, और शामिल करने के कारण ही हमें उसमें विभिन्नता या प्रणालियों में बदलना आवश्यक हो जाता है। बदलते मापदंड, अब मानदंड जो है वो भी बदल रहे हैं। जब प्रजातियां आ जाती हैं किसी पुराने उसमें, तो उसमें मानदंड भी बदल देना पड़ने हैं, क्योंकि पुराने मानदंड से ही हम हर हर प्रजाति को नहीं कर सकते। जो नई प्रजातियां ऐड हो रही हैं उनका वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि नई प्रजातियां आ रही हैं, तो फिर हमें कुछ मानदंड में भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। तो बदलते मानदंड में देखिए क्या है, इसमें देखिए प्रारंभिक आदतें और निवास। जो प्रारंभ में क्या था, ये आदतें और निवास मतलब हैबिट और हैबिटाट के आधार पर हमें वर्गीकरण किया गया था। बाद में क्या हुआ कि आकृति विज्ञान, बाहरी आकृति मतलब एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार पर हमें वर्गीकरण करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा बदल गया देखिए। या फिर उसके बाद क्या हुआ, आकृति विज्ञान और भ्रूण विज्ञान, मतलब उसके बाद हमने क्या करा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और साइटोलॉजी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, सॉरी, मार्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे एनिमल्स की स्टडी खोज होती चली जाती है, तो उनका वर्गीकरण करना भी फिर अलग तरीके से करना भी आवश्यक हो जाता है, रूल को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो फिर ये रूल कैसे चेंज हो गया, आकृति और विज्ञान और भ्रूण विज्ञान। आकृति विज्ञान मतलब मार्फोलॉजी और भ्रूण विज्ञान मतलब एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण होने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फाइलोजेनेटिक संबंध और कोशिका विज्ञान मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और साइटोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म की साइटोलॉजी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में
के अनुसार इसमें डिफरेंस करने लगे या उनका वर्गीकरण करने लगे। आधुनिक समय में हमें वर्गीकरण कैसा होता है कि जैव रासायनिक तरीकों द्वारा न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से या जैव रासायनिक तकनीकों के माध्यम से हम वर्गीकरण करते हैं। तो ये सब हमने आज इसमें पढ़ा, पहले और दूसरे क्वेश्चन पढ़ा, ये दूसरे क्वेश्चन का था सारा। और पहले क्वेश्चन पहले का कैसे क्या था, पहले का देखिए, पहले का और दूसरे का ये दोनों क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हमने, अब इतना छोटा हो गया ये, पता नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा। ये देखिए, ठीक है, तो ये सब था इसमें हमने सीखा आज। तो पहले दो क्वेश्चन समाप्त होते हैं इसे, पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर के ये दो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अब आपको समझ। अब मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, और दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है उसके बारे उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो 11वीं क्लास के चैप्टर चलते रहेंगे इसी तरह से, और रोजाना एक क्लास में दो दो क्वेश्चन कम से कम क्लियर कर दिए जाएंगे।